ग्रेजुएशन निशार कॉलेज बेगूसराय से हुई है। मेरा स्नातक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, और मैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अर्थशास्त्र और मेरा एक ऐच्छिक विषय PSR है। कुछ ऐसा बताइए जो आपके इस बायोडाटा में नहीं है। मैम, मैं कोई भी कार्य करती हूँ वो विद प्लानिंग करती हूँ ताकि मुझे सक्सेस मिल जाए। इसके अलावा भी मेरे में ऐसे कई गुण हैं, जैसे मैं किसी भी एम के प्रति तटस्थ रहती हूँ, और इसके साथ साथ मेरे अंदर इमोशन के साथ साथ किसी भी डिसीजन को लेने का, क्विक डिसीजन लेने की कैपेसिटी है। वर्क प्लेस पे वुमेन के लिए क्या बुनियादी सुविधा होनी चाहिए? मैम फिर से आप बोल सकते हैं? वर्क प्लेस पे औरतें जब काम करती हैं वहाँ उनके लिए क्या बुनियादी सुविधा होनी चाहिए? बुनियादी सुविधा में सर्वप्रथम शौचालय होनी चाहिए। इनके साथ साथ उनकी सुरक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो महिलाएं अपने बच्चे को रखती हों तो उनके बच्चे के देखभाल के लिए कुछ ऐसे स्पेस होने चाहिए। स्पेस को क्या कहते हैं, आपको पता है? क्रिएटिव क्रश। सपोज कीजिए कि आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड का बर्थडे है और आपको येलो ड्रेस पहनने के लिए बोला जा रहा है, बट आपको वो कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? आपको नहीं पहनना चाहते? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो मेरे जीवन साथी हैं तो उन्हें मेरे पसंद नापसंद का खास ख्याल होगा। अन्यथा अगर उनकी यही मर्जी है तो मैं उनके मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ क्षणिक समय के लिए मैं उसको वियर करूँगी, और उसके बाद मैं उसे उतार सकती हूँ। सेकंड मुलाकात करना होगी। ये बताइए, आप सिविल सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं? सर, इसमें मैं अपनी योग्यता को पूर्णतः निर्वहन कर सकूंगी। साथ में मेरा मुख्य उद्देश्य बिहार में एक एसेट के रूप में कार्य करना है। इनके अलावा भी कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक रूप से बहुत ही निंदनीय हैं और काफ़ी पीछे भी रह चुके हैं उस क्षेत्र में। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस क्षेत्र में आती हूँ तो उस पर सर्वप्रथम कार्य करूँ। तो आप फिर यूपीएससी फोकस करना चाहिए, तो आपको आप बेहतर ढंग से काम करेंगे, सीनियर पद पे रहेंगे। यस सर। अवसर अगर मैं यूपीएससी में जाती हूँ तो मुझे अवसर तो निश्चित प्राप्त होगा, और मैं इसके लिए प्रयत्न भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो अभी आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया या इधर ही लगी हुई है? सर, मैं इस बार यूपीएससी के लिए अपीयर हूँ। इस बार पहली बार हो रही है? यस सर, मैं पहली। अच्छा, ये बताइए, बिहार पिछड़ा हुआ भी है, रेलवे का विकास अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है बिहार में, लेकिन देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं या छोटा जिला कह लीजिए, वहाँ रेलवे नहीं पहुँच पाया है बिहार में, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो कुछ क्षेत्रों में क्या कहाँ नहीं पहुँचा है, जो 2-4 बताइए, और कैसे, मतलब क्या वजह रहा नहीं पहुँचने का, यही बताइए। सर, वर्तमान में मुझे याद नहीं है कि वो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं। अन्यथा इनके अलावा मैं बता सकती हूँ, अगर उन क्षेत्रों में रेलवे की पहुँच नहीं हो पाई है तो उसके पीछे कारण एक पहाड़ी इलाका हो जाएगा। जो कठारिये क्षेत्र में जो हमारे ज़िले स्थित हैं वहाँ पे रेलवे की पहुँच बेहतर नहीं हो पाए हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हिमालय के तराई क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे रेलवे की पहुँच अन्य जिलों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि ये इलाके बहुत ही अधिसंरचना वाला इलाका हो जाता है, जिसके कारण रेलवे की जो पटरियां हैं एवं उनके जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पाई। इनके अलावा नक्सलीय क्षेत्र हैं जहाँ पे रेलवे की पहुंच तो हो पाई है, बट नक्सलीय प्रभावित क्षेत्र होने के कारण समय समय पे उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। देखिए, बिहार में बहुत ज़्यादा खासतौर से देखिएगा पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। यस सर। मैदानी क्षेत्र का गंगा तो यस सर कम है। चलिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ओवरऑल बात कर रहे हैं, इससे आपने कुछ सीखा? इतिहास के जो इतने महान लोग काम किए, बहुत सारी घटनाएं हुई, तो आपने जीवन में क्या सीखा इससे? सर्वप्रथम मैं एक पहला पहलू मैंने सीखा
कि अगर कोई बड़ा लक्ष्य हो और उस लक्ष्य में मिलकर कार्य किया जाए, वो आपके विपरीत भले ही कोई बड़ा लक्ष्य या बड़ी महाशक्ति हो, अगर आप में संगठित स्ट्रेंथ पावर है, आप में विल पावर है, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में कहा जाता था कि सूर्यास्त नहीं होता, फिर भी भारत ने मिलकर प्रयास करके उनके अस्त किया और भारत से उनके जो उपनिवेश हैं उनसे स्वतंत्रता दिलाई। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। जो स्वतंत्रता संग्राम रहा हमारा, तो उससे आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी बातें भी सीखी, कुछ कमी रह जाती है हर चीज़ों में, उसमें भी रह गई। जो आपने अच्छा सीखा उसका बिहार के डेवलपमेंट में कैसे उपयोग कीजिएगा? सर, अगर मैं स्वतंत्रता संग्राम का उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखूं, तो वो परिस्थिति भारत के बिल्कुल विपरीत थी और विकास के कर्म जो थे वो अंग्रेज के ही समान थे। और फिर भी भारत ने काफ़ी प्रयास करके, उसमें बिहार की भी काफ़ी भागीदारी रही, प्रयास करके हमने उस चीज़ से उबर सका। ऐसे में अगर बिहार में अगर कोई भी बड़ी भी चुनौतियाँ पाई जा रही हैं, तो उन चुनौतियों के हम लोग उबर सकते हैं। आप क्या करेंगे जो आपने सीखा है? यस, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, या कुछ अपना बताइए कि उससे जो आपने सीखा है पूरी राजनीतिक घटनाक्रम कैसे स्वतंत्रता संग्राम का, उसका कैसे उपयोग कीजिएगा? थोड़ा बहुत जो सीखा है वही बताइए। मैं सर्वप्रथम उनसे राय लेना उनसे ये सीखा कि अगर सारे सामूहिक समाज के सारे वर्ग का सहायता मिले तो वो कार्य कर सकती हूँ। इसके लिए अगर मैं प्रशासन में आती हूँ तो सारे वर्गों को सम्मिलित करना चाहूँगी किसी खास मुद्दे के लिए, जो सामूहिक हो, जैसे स्वच्छता हो गया, शिक्षा हो गया, इन सभी मुद्दों में मैं सबका साथ सबका विकास पे कार्य करना चाहूँगी। और इनके अलावा उस दौरान भी स्वच्छता पे बेहद बारीकी से नज़र रखा गया था। ठीक है, ये बताइए आप हमें, मौलाना अब्दुल कलाम बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे, उन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत उनकी उपलब्धियां भी रही, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंट भी, है ना? तो जो कुछ जानती है उनके बारे में संक्षेप में बताइए। सर, मौलाना अब्दुल कलाम सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक अध्यक्षता की। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में ही भारत को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है, कांग्रेस की अध्यक्षता में। इनके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम वर्ग में धार्मिक सुधार की भी धार्मिक सुधार पर बल दिया था। और साथ में उन्होंने धार्मिक के साथ मुस्लिम जो वंचित वर्ग हैं उनकी शिक्षा पे उन्होंने बल दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर शिक्षा के माध्यम से किसी वर्ग का उत्थान संभव है तो वो उत्थान करना आवश्यक है। ठीक है, कुछ उनके याद आ रहे हैं बुक्स वगैरह उन्होंने लिखा था, किताब? चर्चा करेंगे इस पे। कुछ और मैं आज पूछता हूँ आपके नेचर से, जो आपने पढ़ाई की है। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? बहुत सारे रीजंस हैं जो मेन आप बताना चाहेंगे। और भी जगह हो सकता था, पूरे विश्व में देखिए, बट इंग्लैंड में ही हुआ। बताइए। उस दौरान इंग्लैंड में बुर्जुआ वर्ग का काफ़ी प्रभुत्व रहा था। अन्य देशों की अपेक्षा इनके उपनिवेशों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जो कच्चे मालों का एक स्रोत था। इनके अलावा इन्होंने उन उपनिवेशों से श्रमिकों को इकट्ठा किया और इन्हें वेज का जो मजदूरी का जो था वो मजदूरी वो शोषण के माध्यम से कर सके थे, क्योंकि उपनिवेश इनके पास अधिक था। इनके अलावा सर यहाँ पे जो नदी तंत्र थे और तकनीक इनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यही कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई। बहुत अच्छा। जय जवान जय किसान का बहुत फेमस नारा आप देखते हैं अभी कभी भी कुछ फंक्शन वगैरह में भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये था क्या और किन्होंने ये नारा दिया, बताइए? सर, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। ये परिघटना 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, जिसमें भारत में भूखमरी और अकाल की समस्याएं थी। तो उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री द्वारा ये दिया गया था कि अगर कोई सीमा पे रक्षा के लिए जिस तरह जवान का जय जयकार होना चाहिए, हमारी भूखमरी को मिटाने में किसान के भी उतनी ही महत्व है, इसलिए उन्हें जय किसान। बहुत अच्छा। आपने इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में रखा है, 3 साल आपने अध्ययन भी किया होगा। बहुत सिंपल चीज़ हमें बताइए, विनिवेश से क्या समझते हैं? सर, विनिवेश
कोई अन्य देश या कोई अन्य राज्य अदर राज्य में जाकर निवेश के साथ साथ उनसे वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है और वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करता है, तो वो विनिवेश है। अच्छा, सार्वजनिक निजी भागीदारी अच्छा माना जाता है। भारत जैसे विकासशील देश कर लीजिए या अगर राज्य में बात करें, बिहार की भी बात इंक्लूड करें तो भी अच्छा माना जाता है। इसके दो वर्ग हैं, कुछ आलोचक वर्ग करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, और कुछ इसके फेवर में करते हैं अच्छा है। तो 2-4 फेवर और इसके अगेंस्ट का बताइए। सर आपने क्या सार्वजनिक और निजीकरण दोनों की बात मिला करके, हाँ, कोई परियोजना हम बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लाभ होते हैं। एक वर्ग कहता है कि लाभ होता है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरे वर्ग कहते हैं नहीं नहीं, इससे हानि है, इससे हमें बचना चाहिए, है ना। अब आप हमें लाभ भी बताएं और हानि भी बताएं, अपने विचार रखें इस पर। सर सार्वजनिक और निजी भागीदारी से यह संभव होता है कि किसी वस्तु या किसी स्थल पे सभी की भागीदारी संभव हो सकती है, और साथ में निजी भागीदारी से वो कम समय में तय समय के अंदर ही बेहतर हमें संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, बेहतर हमें सुविधाएं प्रदान हो जाती हैं। इनके अलावा उनके रख रखाव में सार्वजनिक और निजी भागीदारी दोनों उत्तरदायित्व अपना निभा पाते हैं। इनके साथ साथ सर सार्वजनिक और निजी भागीदारी से यह संभव होता है कि व्यक्तियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और साथ में व्यक्तियों के प्रति उन कंपनियों का दायित्व बढ़ जाता है। किंतु आलोचकों द्वारा इनके काफ़ी आलोचना भी की जाती है। इन आलोचना के पीछे मैं मानती हूँ कि ये ऐतिहासिक जो हमें प्राप्त हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा कि वो निजी भागीदारी से हमारी कई ऐसे सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी, ऐसे संसाधन पे हमने अपना स्वामित्व खो दिया था। यही कारण है कि लोगों के अंदर भी वो हीन भावनाएं बैठ गई हैं कि अगर निजीकरण होता है तो पुनः वह रुकना चाहिए। संविधान संशोधन की हमारे यहाँ प्रक्रिया है, मुख्य क्या क्या प्रक्रिया होता है? सर हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं। इनके अलावा भी एक साधारण विधेयक के द्वारा भी संविधान संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्यों रखा गया? संशोधन जो है क्यों हमारे संविधान में दिया गया? तो कुछ महत्व होगा, वो महत्व होता है। सर संविधान संशोधन रखने का तात्पर्य हमारे संविधान निर्माताओं का यह था कि हमारा संविधान वर्तमान में एक जीवंत रूप में है और धीरे धीरे विकास कर रहा है। ऐसे में परिस्थितियाँ बस कई ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी जिसमें संविधान में कुछ ऐसे तत्व जोड़ने पड़ सकते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे द्वार खुले रहने चाहिए जो उस तत्वों को समावेश कर सकें। बिहार में या ओवरऑल इंडिया में भी कह लीजिए, कई जगह देखा जाता है राजनीतिक अपराधीकरण होते जा रहा है ना। इससे जो वैल्यू आधारित राजनीतिक है या अच्छे लोग हैं इसमें, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो कैसे, किस प्रकार संभव हो पा रहा है? सर राजनीतिक अपराधीकरण का तात्पर्य है कि अपराधियों को एक राजनेता के रूप में समावेश हो जाना राजनीति में। सर इसके कई दुरुपयोग भी किए जाते हैं। जैसे कोई अपराधी है, क्योंकि हमारे संविधान में जो राजनेता या जो भी प्रतिनिधित्व हैं उनके बारे में जो भी आहर्ताएँ रखी गई हैं उनमें शिक्षा को नहीं जोड़ा गया है। साथ में उनके द्वारा जो भी समय से पूर्व जो किए गए उनकी कीर्ति को नहीं ऐड किया गया। यही कारण था। गरीबी एक सामान्य चीज़ें हैं, तो आप गरीबी से क्या समझते हैं? एक तो ये हमें बताइए, गरीबी से आप क्या समझते हैं, और फिर आपको कैसे इसको दूर करने का, अब आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो कुछ क्या आइडिया आपके पास, अपने कुछ विचार होंगे कि ऐसे ऐसे मैं काम करके इस सामाजिक समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगी, है ना। दोनों चीज़ समझें। सर गरीबी का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को स्वयं पूरा न कर सकें, वो परिस्थिति उनके लिए गरीबी कहलाती है। और वर्तमान में सर कई आयोग भी स्थापित हुए हैं गरीबी के आकलन के लिए, हालांकि सटीक आकलन नहीं हो पाया। अगर मैं इस क्षेत्र में आती हूँ तो सर्वप्रथम प्रयास करूँगी कि मैं अपने क्षेत्र में
सर्वे के माध्यम से या अन्यथा किसी भी डाटा इकट्ठा एज लाइक जनगणना के माध्यम से सर्वप्रथम मैं गरीबी का जो सटीक आकलन होता है वो गरीबी का पहचान करना चाहूँगी। मिल जाएगा Yes, आपको, वो तो मिल जाएगा प्रशासनिक रूप से। उसके लिए मैं सर आगे सर्वप्रथम मैं सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं उनको मैं धरातल पे उतारना चाहूँगी कि और उसके अलावा सर मैं अगर मुझसे मेरे निजी समय में अगर कोई मदद हो सके, जैसे अगर मैं मुफ्त शिक्षा प्रदान कर सकूं, इनके अलावा सर सरकार द्वारा जो भी अन्य वितरण की जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान करना चाहूँगी। और मेरा विशेष ध्यान शिक्षा पे होगा, क्योंकि एक शिक्षा ही एक माध्यम होगा जो उन्हें गरीबी से उबार सकता है। अच्छा, वैश्वीकरण हुआ, यस बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई, सकारात्मक चीज़ें आई ने कहा, लेकिन अब चूँकि गरीबी की चर्चा चल रही है तो वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं गरीबी को भी बढ़ाया। यस आप सहमत हैं? यस सर। बताएं कैसे? ये सर जब भारत वैश्वीकरण को अपनाया था उस दौरान कुछ ऐसे क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुए और कुछ ऐसे क्षेत्र पीछे रह गए थे। जो भी क्षेत्र एज लाइक सर औद्योगिक क्षेत्र जो थे वो अत्यधिक विकसित हो गए, किंतु कृषि ऐसे जो क्षेत्र थे वो नज़रअंदाज कर दिए गए थे। और भारत एवं बिहार की परिस्थितियों को देखा जाए तो ये कृषि प्रधान देश है। यही कारण है कि गरीबी और अमीरी में काफ़ी अंतर देखने को मिला। देखिए, बिहार में पहले चीनी आधारित जो मिल थे या उद्योग कर ली बहुत अच्छा रहा, इधर कुछ दशकों से बंद पड़ गया बहुत सारा मिल का। क्या समस्या है और क्या बेहतर विकल्प होना चाहिए, बताइए। सर वर्तमान में हाल ही में कुछ वर्षों से देखा जाए तो चीनी मिल बंद हो पड़े थे, लेकिन सरकार के द्वारा पुनः इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर इनके कारण को देखा जाए तो चीनी के लिए जो कच्चे माल होते हैं उनकी उपयोग और उनके उत्पादन में बिहार में कमी देखने को मिली। और साथ में यह जो कच्चे पदार्थ हैं सर जो गन्ना होते हैं उनके उत्पादन में काफ़ी लंबे समय लग जाते हैं, और उनके उत्पादन के साथ साथ उनके जो विनिर्माण प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन है, जटिल कह सकते हैं सर वो। इसके कारण लोगों का जो झुकाव होता है वो उसके प्रति ना होके, क्योंकि ये लंबा समय है और इसमें आय के जो साधन होते हैं वो अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में कम देखने को मिले, और बिहार बाढ़ ग्रसित होने के कारण उनके कच्चे माल भी प्रभावित हो जाते थे। तो ये कारण है सर। अगर वर्तमान में प्रयास की बात की जाए तो प्रयास में सर्वप्रथम में जो किसान के लिए किसान रेल सुविधाएं प्रदान की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसे और भी इससे क्या होगा, किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो मैं अपने क्षेत्र में इसको और प्रोत्साहित करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता और इनमें सर एक बहुत अच्छी बात कही इंटरव्यू के दौरान आपने, इकोनॉमिक्स भी है। मैं बिहार के लिए एसेट बनना चाहूँगी। कैसे आप बिहार के लिए एसेट बने? सिर्फ बिहार के लिए एसेट का तात्पर्य मेरा ये था कि अगर मैं बिहार के कोई भी क्षेत्र के लिए विशेष कार्य कर सकूं तो मैं एक एसेट के रूप में कार्य आऊँगी। जैसे अगर मैं प्रशासन व्यवस्था में आती हूँ तो काफ़ी क्षेत्र ऐसे होंगे जो मेरे योगदान से कार्य हो सकते हैं, और मैं बहुत सारे बिहार के वासियों को अपना योगदान दे सकूँगी, उन्हें विकसित करने में, उनके जीवन प्रत्याशा को ऊपर उठाने में। और आपने गांव में देखा होगा कि बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनके पास स्किल भी है, कहीं ना कहीं उनको स्किल ट्रेनिंग के जरिए और सक्षम बनाया जा सकता है। ऐसे बेरोजगार युवाओं के साथ अगर आपको कार्य करने का मौका मिले एज ए प्रशासनिक अधिकारी, तो क्या कार्य आपका होगा जिससे उनकी बेरोजगारी आप दूर कर देंगे? सर मैं ऐसे अर्धकुशल ऐसे बेरोजगार को अर्धकुशल माना जा सकता है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है कि इन्हें कुशलता का प्रमाण दिया जाए। तो सर्वप्रथम मैं प्रयास करूंगी कि इन्हें अगर एक दिवस के जो ट्रेनिंग होते हैं उन्हें प्रदान करके एक सर्टिफिकेट प्रदान कर सकूं। इनके अलावा सर मैं इनका जो कार्य क्षेत्र है, इनके जो जिनके क्षेत्र में इनकी उत्कृष्टता प्राप्त है, उनकी स्किल के माध्यम से उनको रोजगार प्रदान करूंगी। जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग तकनीक की जो सुविधाएं होती हैं वो जुगाड़ पे चलती हैं, तो ऐसे में उनके जुगाड़ के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करूंगी कि वो जिन क्षेत्र में ज़्यादा कुशल हैं उनको वो रोजगार प्रदान करूं।
अभी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले की ये न्यूज़ है कि एक जज की हत्या कर दी यस सर, धनबाद के धनबाद में। जी। तो ऐसी समस्याएं आपके पास नहीं आई, आपको लगता है कि कैसे, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य निर्वाहन किया अच्छे तरीके से और उनको ये झेलना पड़ा परिणाम स्वरूप, अगर ऐसी ही चुनौतियां आई तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी टूटेगा, यस आपको लगता है ऐसा होगा? सर ये परिघटना काफ़ी निंदनीय था, क्योंकि सर उन्होंने अपने पूरी जिंदगी जितनी कार्य सेवा होती है उन्होंने लगाया था। हाँ, अगर इस प्रकार की परिघटना में सरकार के द्वारा अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा हो या उच्च न्यायालय के द्वारा कोई कार्रवाई ना किया जाए तो ऐसे में प्रशासन के व्यक्ति को टूटना स्वाभाविक है। किंतु अगर सही समय में, सटीक कम समय में अगर उन्हें न्याय प्राप्त हो जाती है तो ऐसे में प्रशासन प्रोत्साहित भी हो सकता है कि उनके द्वारा उनके क्षेत्र में अपराधीकरण पे विराम लग सकता है। अभी आपने देखा होगा आज का पेपर अगर आपने पढ़ा हो तो रेलवे के निजीकरण की न्यूज़ आई है, यस ठीक है, क्या होना चाहिए निजीकरण या नहीं होना चाहिए? यस सर, मैं रेलवे के पूर्णतः निजीकरण के खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ अगर परिदृश्य में उनके सुधार में उनमें सुधार करने की आवश्यकताएं पड़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि निजीकरण से वो सुधार देखने को मिले। सर्वप्रथम सर, रेलवे की जो सुविधाएं हैं वो सटीक समय पे नहीं पहुंचा पाती हैं। ऐसे में सर लोग निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही भी जिम्मेदार हो जाता है। अगर कुछ ऐसे ट्रेन को निजीकृत कर दिया जाए और उनमें वो सारी सुविधाएं प्रदान कर दी जाए जो एक काम करने वाले ये व्यक्तियों के लिए आवश्यक हो, तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे ट्रेन निजीकृत हों। जो समय सारणी होती है, जो टाइम टेबल होता है, वो तो टेक्निकली मैन्योर होता है, टेक्निकल रूप से उसे देखा जाता है, तो समय सारणी एक मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, Yes, बता sir. सकते हैं क्या मुद्दे हैं? सर और कई मुद्दे में जैसे सर ट्रेन की सफाई काफ़ी कम देखने को मिलती है। इनके अलावा ट्रेन में जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सुविधाएं जो सार्वजनिक ट्रेन होती हैं उनमें कम देखने को मिलती है। ऐसा कई बार विवाद भी उठता है, खाद्य पदार्थ जो दिए जाते हैं वो अच्छे नहीं होते। अगर निजीकृत हो जाते हैं तो उसमें व्यक्तियों को उस तरह की तकलीफ़ें कम उठानी पड़े। कैश रिजर्व रेशियो सुना होगा आपने, एक निश्चित अमाउंट बैंक CRR की बात करें? ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं? CRR अगर बैंक के लागू किया जाता है तो इसके फायदे क्या हैं? सर CRR RBI के अंतर्गत रखा जाता है एक एसेट के रूप में। सर इससे फ़ायदे ये होते हैं कि मुद्रास्फीति जो हमारे यहाँ मतलब बाज़ार में जो लिक्विडिटी आता है उसको उसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है RBI द्वारा। इनके अलावा सर अगर CRR का अमाउंट कम रखा जाता है तो बैंकों के पास ये अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है कि वो अधिक निवेश कर सके बाज़ार में। और सर मुझे इतना ही मालूम है सर। कास्ट सेंसस अभी न्यूज़ में है, कल बहुत चर्चा हो रही है कि कास्ट सेंसस जो है वो होना चाहिए। यस क्या क्या फ़ायदे हुए कास्ट सेंसस से? सर कास्ट ये दो चीज़ बताइए कि कास्ट सेंसस किन किन एरियाज पे फोकस करता है और इसके फायदे क्या हैं? सर कास्ट सेंसस सर्वप्रथम भारत में 1931 में लाया गया था और इससे उस दौरान ये देखने को मिला था कि जातियों की जनगणना के माध्यम से कि भारत में कौन कौन से जाति की जनसंख्या कितनी है और उस एवज में योजनाओं को क्रियान्वित करने में काफ़ी मदद हुई थी। और साथ में सर इससे के अंतर्गत आरक्षण की जो सुविधाएं हैं उनके जनसंख्या के आधार पर दिए गए थे। और इनके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे फ़ायदे हो सकते हैं जैसे सर कि किसी क्षेत्र विशेष और किसी जाति विशेष में अंतराल जो है वो खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा भी जो आरक्षण बेवजह भी दिए जा रहे हैं उन बेवजहों को पे भी विराम लगेगा और चुनावी मुद्दा जो ये जातियाँ बन गई हैं उनको थोड़ी सी कमी इनमें आएगी। कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था अभी कहा जाता है कि बेपटरी होगी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें बता सकती हैं जो बहुत ही आवश्यक है कोविड के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक स्ट्रॉन्ग आधार प्रदान करेगी? सर कोविड के दौरान तो ऐसे कई परिघटनाएं काफ़ी बदल गई हैं।
जैसे सर औद्योगिकरण की जो होड़ चली हुई थी भारत में, और भारत 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। उसका मैं कारण विनिवेश को मानना चाहूँगी, जो औद्योगिक लॉकडाउन में बंद हो गया। ये इन्हें अगर पूर्णतः एक अल्टरनेटिंग शिफ्ट में चलाया जाता तो भारत को जो क्षति पहुंची है वो क्षति नहीं पहुंचती। इनके अलावा भी भारत जो तकनीक को विकास कर रहा है, जैसे वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य के उपकरण में भी भारत काफ़ी थोड़े अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर रहा है। अगर इनको और प्रोत्साहित किया जाए तो ये एक एसेट के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में आएगा। बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं बिहार के, ठीक है, अगर उनको उसमें बहुत सारी क्षति पहुंचती है जब भी बाढ़ आते हैं, कुछ ऐसे उपाय मुझे बताएं जो क्षति को कम कर सकें। सर सर्वप्रथम हमें हम जो देखते हैं कि नदी के किनारे जो आश्रित लोग हैं या जो भी गांव या शहर बसे हैं वो अत्यधिक बाढ़ में प्रभावित होते हैं, और इन प्रभावित होने के कारण ही इन्हें विभीषिका का नाम दिया गया। तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे जोन बांट दिए जाएं जो तटीय क्षेत्र पे जो रह रहे हैं आश्रित लोग हैं उनकी थोड़ी दूरी बन जाए। इसके साथ साथ वो जो तट है, तट का बेहतर प्रबंधन हो उनका। और फिर सर जो चेक डैम है, वो चेक डैम का पुनर्नियोजन समय समय पे पुनर्नियोजन करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि सरकार जो चेक डैम बनाती हैं उसके निगरानी के अभाव में इनमें जल भराव की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जल संग्रहण की क्षमता घट जाती है, जो बाढ़ का मुख्य कारण बन जाता है। तो मैं चाहूँगी कि उन जल भरण को बार बार देखा जाए कि उसमें भराव जो हो रहा है उसकी कमी लाई जाए, और इससे विभीषिका जो है उसकी कम मात्रा हो सकती है। उसके बाद सर तट पे अत्यधिक वनावरण की पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। बातचीत के दौरान आपने बताया कि यूपीएससी आप देने जाएंगे, क्योंकि अगर हम आपको सेलेक्ट करें तो यूपीएससी हो जाएगा, तो आप इस सर्विस को छोड़ के यूपीएससी में चली जाएंगे। सर मेरी प्राथमिकता मैं प्राथमिकता में बीपीएससी को रखी थी, और अभी भी वर्तमान में मैं बीपीएससी की ही मतलब तैयारी कर रही हूँ, किंतु मैंने अपने व्यक्तिगत बढ़ावा के लिए मैंने यूपीएससी को भी देना। यूपीएससी में अगर हो जाएगा तो आप बीपीएससी से छोड़ देंगे, सपोज आईएएस का पोस्ट अगर आपको मिल जाता है यूपीएससी में, तब तो फिर आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगी वो। यस सर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इससे अत्यधिक ऊंचे अगर पोस्ट पे रहकर अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकती हूँ तो मैं प्रेफर करूँगी। तो ये बीपीएससी में अगर हम आपको सेलेक्ट भी कर लें तो फिर तो आप छोड़ देंगे इसे। सर ये तो समय की बात होगी। ओके, बीएड किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो मैं पहले आपको कुछ फीडबैक दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग दे दीजिएगा। आखिरी सवाल पे या सर मुझे नहीं पता था उसका क्या आंसर है। ये सवाल होगा, तो अगर आप यूपीएससी में भी जाएंगी, ठीक है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि और अच्छे स्तर पे, वरीय स्तर पे आप अपने कार्य कर सकती है, अपने स्टेट को और प्रमोट करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल है। सर यहाँ पे मेरी एक दृष्टिकोण आ सकती है कि आप क्षेत्र विशेष पे बल दे रही हैं, मतलब क्षेत्रीयवाद आप में है। हाँ देखिए, जो ये प्रश्न है ना यूपीएससी, तो जो आप बिहार में काम कर रही हैं, अनुभव मिलेगा कार्य का, और जब सीनियर अधिकारी होंगे, जब यूपीएससी से जाएगा उस चीज़ को और बेहतर ढंग से कर सकते, क्योंकि आप निचले स्तर पे काम की हुई हैं, तो और ऊपर स्तर पे आकर के बेहतर ढंग से कर पाओगे। और यूपीएससी के बाद भी आप बिहार में पोस्टिंग हो, हाँ ये भी कर सकते हो। और मैं बिहार कैडर चुनूंगी। सर एक चीज़ फैक्ट है, हर बच्चे बीपीएससी भी देते हैं, या जो जिस स्टेट के होते हैं, एकदम फैक्ट है, ये वर्षों से हो रहा है, वो यूपीएससी भी देते हैं। इवन आपके बोर्ड मेंबर भी अपने समय में ऐसा ही किए होंगे। तो बिल्कुल सच्चाई से उसको स्वीकार करना है और यही बताना है। जैसे बहुत अच्छा एक लाइन बताई थी कि बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है और कार्य करने का तो करना चाहेंगे, सही चीज़ें बस। ठीक है, थोड़ा सा टंग मुझे ट्विस्ट लगा, ठीक है, का और की में थोड़ा सा आप फंस रही थी। पिछली बार भी मैंने आपको ठीक है, तो का और की में ट्विस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, कास्ट सेंसस मैंने दो चीज़ें पूछी थी, आप जो मिस करें, कास्ट सेंसस बताया आपने, देखिए पॉपुलेशन को वो कैप्चर करता है कास्ट सेंसस को, ठीक है, पॉपुलेशन कैप्चर कास्ट को कैप्चर करता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए ये ज़रूरी है कि कौन सा कास्ट कितना ज़्यादा डाउन प्रोडक्ट है, अगर वो हमें पता चल जाए तो उसके विकास के लिए बेहतर कार्य कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बना दिया जा सकता है। तो इसीलिए कास्ट सेंसस का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और ये चीज़ गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे था सीआरआर,
तो आपने सही जवाब दिया। बस CRR में इतना ज़रूर बोलना था कि क्या जो CRR की ज़रूरत यही कि इन केस कभी बैंक ये सब कोलैप्स हो जाए तो ऐसे में RBI उसको पुशअप करती है। पुशअप करते कस्टमर्स जो है वो Yeah. उनको बचा उनके Asset को को बचा बचाया जा सके। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे पूछा था बाढ़ क्षेत्र का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब जो है आप सवाल को अच्छी तरह समझ रही हैं और टू द पॉइंट, बस थोड़ा सा है कि थोड़ा सा कट शॉर्ट करती है कि मेंबर्स को ना बोलना पड़े कि अब आप स्टॉप हो जाइए, खुद से आप स्टॉप हो जाइए ताकि उनको मौका मिले कि अगला क्वेश्चन वो पूछ सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल simple। सर जैसे सर होता है, देखिए फिर से बता रहे हैं कि 4 मेंबर हैं, है ना, 5 को इंटरव्यू है ना आपका। तो जो सर कह रहे थे कि कम बोलने के लिए कहीं ना कहीं बोर्ड ज़्यादा पूछे, पहले भी बताया हुआ सर हमने। तो जैसे 4 मेंबर है वहाँ पे 15 मिनट एवरेज हम लोग लेते हैं, चलता है 13, 15, 18, 20 मिनट, ऐसे 20 तो बहुत अच्छा माना जाता है बिहार में। तो अगर हम हर मेंबर को पूछने का देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन होगा, तभी जान पाएंगे आकांक्षा क्या है, क्या सोच है, कैसे काम करेगी और उससे क्या हट करके है ना। तो सब अपना अपना नंबर देंगे, जो भी नंबर होगा थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब बढ़ेगा। और देखिएगा एग्रीगेट रूप से बढ़िया नंबर हो जाएगा, 80 से प्लस जाएगा, 100 के राउंड में भी जा सकता है। अगर सिर्फ आप हम पे फोकस करेंगे या बगल पे 2 मेंबर पे नहीं बहुत ज़्यादा हो पाए तो क्या हुआ कि वो तो अपने नंबर के कम दे, तो आपका 8, 10, 15, 20 नंबर तक जा सकता है। जो नंबर आपको मान लीजिए 90-100 जाना था वो घट के 80 या 80 अगर पहुंचना था तो वो 60, 56, जो आप अक्सर देखते होंगे 50 नंबर, 56, 60 और आके कैंडिडेट के सब बहुत अच्छा गया, सारी चीज़ों का जवाब दिया। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न ये भी मान सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। और पॉजिटिव बातें करते हैं। आज पहले पॉजिटिव में ये था कि प्रश्न सुन रही थी और जवाब दे रही, तैयारी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छा डिलीवर का जो था माध्यम बहुत अच्छा था। एक दूसरा आइज कांटेक्ट बेहतर था, एकदम बैलेंस था, जिसको हम परफेक्ट करते हैं। आज देख रहे थे जब आप सर से बात कर रहे थे तो मेरी तरफ भी नज़र था, जब इनसे कर रहे थे इनके तरफ था, और बाकी लोगों मतलब उपेक्षा का ऐसा नहीं था, बहुत बढ़िया था, एक्सेलेंट। तीसरा था कि जानकारी तो काफ़ी लग रही थी, तैयारी अच्छी हुई है, हर क्वेश्चन पे जानकारी थी, परफेक्ट जानकारी थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में कमी नज़र आया और समझाने के क्रम में जैसा सर बोल रहे थे वो टाइम लंबा जा रहा था। जब हम फैक्चुअल जब फैक्ट नहीं रहता तो लोग बोलना हाँ उसको समझाना पड़ता है। जैसे गरीबी की थी, अभी हम आएंगे तो अगर हम 1-2 योजनाओं का क्यों ना नाम बता दें, है ना, और अपनी बात 2-3 लाइनों में रख दें तो हमें लगता है कि 25 से 30 सेकंड में हो जाएगा। या मान लीजिए आप कैंडिडेट है 1 मिनट में तो भी बच जाएंगे। आप देखेंगे कि आप कई क्वेश्चन को 3-2.5, मैं मोबाइल देख रहा था आपके लिए टाइम देख रहा था, 2.5, 3, 3.5 तक गया है, 4 मिनट तक गया है ना। तो हम लोग बात, लेकिन बढ़िया है, वो नंबर अच्छा देंगे आपको। इतना भी अगर मेंटेन कर लेंगे वहाँ पे और सब सकारात्मक रहा तो आप 90 से 100 के अराउंड में जाएंगे वहाँ पे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या और बेहतर हो सकता है। संक्षिप्त में जो हमने आपसे पूछा था उस पर हम थोड़ा सा ये बताते हैं। आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, फिर से तैयार कीजिए। कुछ ड्रीम होता है, कुछ उद्देश्य होता है, ये मेरा ड्रीम जॉब है। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, उसको एक बार और अपने ढंग से एक बनाई, फिर हम लोग अभी मीटिंग होगी तो फिर उसमें इस चीज़ों को देख लेंगे। रेलवे किन किन जगह में, देखिए पर्वत पठार ये आप बताए, वो एक सार्वभौमिक रूप से आप परिभाषा दे रहे थे, हमें लग गया कि आप बहक रहे हैं, मतलब एक जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आ गए थे आप। बिहार में इन चीज़ों का प्राय अभाव है ना। सर मैंने मतलब भौगोलिक क्षेत्र में बांटा कि रोहतास वगैरह, पूर्वी चंपारण, रोहतास आना था ना डिस्ट्रिक्ट, ये पता थी। जैसे सर पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है या ऊपर में सीतामढ़ी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो तराई जो बेल्ट आ जाता है, उस तराई बेल्ट में रेलवे की उतनी बेहतर सुविधाएं नहीं। यही चीज अगर बोल देते तो एक्सीलेंट हो जाता। फिर रोहतास कैमूर जो है, फिर ये जमुई जो क्षेत्र है वो तो पठारी है और नक्सलीय क्षेत्र है। मैं ये सोच रही थी कि मतलब यहाँ पे बोलना है कि नहीं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हर क्वेश्चन बोर्ड में अगर ऐसा लगे मेंबर में आ रहा है तो उनसे कहिए क्या कि गैस कर सकते हैं, परमिशन दे दीजिए, जैसा और लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम ले सकते हैं। हाँ, उनसे पूछ लीजिए कि या अनुमति लग रहा है कि गलत भी हो जाए हमारा, ऐसा होता है अक्सर होगा, तो उनसे पूछ लीजिए। जाहिर बात लोग कहते हैं कि कंटिन्यू करो, फिर बोलिए तो गलती माफ हो जाएगी, है ना। एक काम ये करना है, जैसे अररिया वगैरह क्षेत्र जो है ना उस रेलवे नहीं पहुँच पाया था, इस तरीके से आज 3-4 देख लेना है रेलवे का। मुझे मतलब भौगोलिक याद था, मैं दिमाग में ये चला रही थी कि डिस्ट्रिक्ट बोलना है। कोई नहीं, देखिए ये तो एक प्रश्न नहीं, ये आएगा भी नहीं,
या हो सकता है इससे आसपास आ जाए। ये है कि आपका आईक्यू तेज हो जाएगा, एक अप्लाइड देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज भैया कितने वेरिएशन थे Yes, क्वेश्चन sir. में, जो एकदम बेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि फ्रेशर और मतलब बढ़िया आपका एक थिंकिंग बने। तो देखिए रेलवे का क्यों नहीं हो पाया, दोहरीकरण पटरी भी एक समस्या है, वो Yes, sir. विद्युत की भी समस्या है Yes, है ना, yes, ये sir. सब चीजें तो इससे दिक्कत छूट नहीं। गई। हाँ तो ये सब बताइए और अन्य चीजें आप बताइए, इस तरीके से 3-4 दिमाग में एक खाका बना लेना सर है। एक क्वेश्चन और था कि जो नक्सली क्षेत्र जो रेड जोन है वो हाल में ग्रीन जोन को अच्छा कर दिया उसको गया। हाँ, बताते हैं, पहले ये कर देते हैं फिर Yes. बाद में पहले। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से आपने क्या सीखा? Yes, sir, 2-3 इसमें- चीज इसमें आप भटक गई थी लगा मुझे, जैसे कि देखिएगा वहाँ संप्रदायवाद का उदय हो गया, मुस्लिम लीग का गठन हो गया, इवन देखिएगा कि गांधी जी राम राज्य बहुत सी चीजें लेके भी चलते थे किसी लोक धर्म पर। कल्याण का, हाँ। हाँ देख रहे हैं कुछ नेता कुछ और कर रहे थे, है ना? तो आप यही सीखा कि बैलेंस जो हमें अप्रोच अपनाना है कि सभी धर्म मतलब अब आ जाएगा सर्वधर्म अच्छे समभाव की हाँ, सबों को भावनाओं को समान लेके करना। हाँ। प्राप्त करना। 2-3 चीजें ऐसे अच्छी चीजें जो सीखा है तो वो चीज कर लेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम का चूंकि फैक्ट बढ़िया होता है, अगर इसी फैक्ट्स पीटी को फैक्ट्स को इंटरव्यू में दिया जाए तो कैसे होगा। देखिए 1940 से 46 तक उन्होंने आपने बोला भी था कि लोकसभा लंबे में- समय तक रहे थे, Yes, sir, और इसी में अगर फैक्ट्स आ जाता ना और बढ़िया हो जाता होता है ना। इनके कुछ है इंडिया विंस फ्रीडम India इन्होंने wins लिखा है, freedom. अल हिलाल भी लिखा है इन्होंने, है ना। और बाकी चीजें तो थी, ये तो एक प्रक्रिया है, आदमी भूल जाता है। बट ऐसे ही अब क्या करना है, घर जाके आज जाके के इस तरह से कुछ बुक्स या कुछ इकोनॉमिक्स के दादा भाई नौरोजी के या कुछ नए कोई जो इनको बुकर वगैरह मिला है तो उसका या इस तरीके से एक हल्का सा नजर मार लेना है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, है ना। और आपसे औद्योगिक क्रांति का अच्छा बताया था आपने, एक 2-3 चीज में और अच्छा होगा। एक तो उपनिवेश आप बता रही थी शायद, लेकिन घूम के आ रही थी, मुद्दे पे नहीं आ रही। तो जैसे ही पूछे बताइए क्या कि उपनिवेशीकरण, है ना, फिर उनको दास अवेलेबल हो गया था, Yes, sir. वहाँ का जो मध्यम वर्ग था वो जब पैसा आया और सोच आया Dominant तो हो गया। हाँ वो पता ही है आपको। और कृषि का दूसरा कि जलवायु वगैरह अच्छा था, भौगोलिक रूप से आप जाएंगे, हालांकि आपने कुछ चीज़ बताया पर टुकड़ों में बताया था, Yes, sir. है ना। कच्चा माल भी था, अब श्रम भी उन्हें मिल गया, परिवहन भी बढ़िया मिल गया। और देखिएगा कि जो जलवायु था, अन्य चीज़ था, वो मैनचेस्टर वगैरह के लिए बहुत अच्छा था जो और थे। तो ऐसे एक हल्का सा तैयार कर दिया उसको इंडिया से जोड़ के, कैसे अब समझ गए इंडिया से कैसे यहाँ से Yes, कच्चा sir. माल जाता था। और फिर इनका हाँ। जो जलमार्ग का बेहतर हाँ। सुविधा था, इनके पास पतन की सुविधाएं हाँ, थी। एक सिनॉप्सिस टाइप से दिमाग में 3-4 घर पे जाके कर लीजिएगा। बाकी जानते हैं हम लोग पढ़ते हैं इंडिया से कैसे होता था, कैसे वो कर लेंगे। फिर हमने जय जवान, वो बढ़िया था आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विनिवेश नीति का हाँ जो सार्वजनिक निजी था उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि भूमि अधिग्रहण की समस्या आती है, एक होता है। फिर इन जो पैसा निजी क्षेत्र लगाते हैं वो चाहते हैं असूलना। सरकार क्या करती है क्या कि उनको एक निश्चित देखिएगा, जैसे सड़क नहीं लगा या कोई टोल टैक्स दे दी कि आप इतना असूलिए, अब उसमें वो ज़्यादा भी लेते हैं और कई तरीके का जो होता है वो शोषणकारी होता है। तो आम मैं आदमी- मतलब यही सब को कंक्लूड करके मैंने ये बोल दिया था कि ब्रिटिश में इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, वो काफ़ी बुरा रहा है। तो इसलिए लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ बैठ गई हैं कि निजीकरण उनके हक में नहीं है। हाँ, इसको संक्षेप ऐसा बोलना है कि सामने वाला के क्लियर हो जाए और कम बोलना है Yes. है ना। इसको और तैयार कीजिएगा, पूछने का मतलब ही था कि छोटा लाना है। तो इसको हम लोगों ने पूछा था आपसे, और क्या पूछा था, संशोधन की प्रक्रिया महत्व। कोई चीज़ एक मान लीजिए दस्तावेज है, संविधान कब बना, अगर उसमें परिवर्तन समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, नई नई चुनौतियाँ उभरेगी, Yes, तो sir. नई नई चुनौतियाँ उभरेगी, जब संशोधन होगा तभी तो उसका हम अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे, है ना। तो अब उसको उस तरीके से बुक्स में भी आप देख लेंगे क्या महत्व होता हाँ, है। NCERT में। हाँ, एक कहीं देख लीजिएगा। और आपसे हमने पूछा था, आ जाइए, आपसे हमने पूछा था चीनी उद्योग के बारे में ना। Yes, sir. चीनी उद्योग में कुछ अब थोड़ा सा भटकाव हुआ है, देख लीजिएगा गन्ना का कैसे क्या है, Yes, sir. क्योंकि बिहार में पहले भी होता था ना, बढ़िया होता था, बाद में उपेक्षा लोगों ऐसी- हाँ, लोगों हाँ। को तत्कालीन पैसा मिलना चाहिए देखिए था। गरीबी से क्या समझते हैं, बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान बुनियादी। अब ऐसा कौन कर हाँ, इसको फैक्ट्स दे दीजिए थोड़ा। Yes, sir. फैक्ट्स हम चाह रहे थे किसी तरीके से ये चीज़ें निकले, और इसके साथ साथ दूर करने के एक दो बोल के, एक दो गवर्नमेंट का जो अच्छा लगता है बता के। हाँ, अब थोड़ा सा घर जाके देखना है कि तेंदुलकर कमेटी क्या कही है, रंगराजन का क्या है, पहले लकड़वाला कमेटी थी उसका क्या, अब क्या चेंजेज आए, 3 बेसिक के अलावा क्या क्या देखिएगा, चिकित्सा स्वास्थ्य वगैरह भी, इसको ओवरऑल तैयार कर दीजिएगा।
जानकारी भी है और रिवीजन मारना है, दिमाग Yes, में कोने में एक बिठाना। synopsis हाँ, होगा। अगर इस टाइप से आएगा तो मैं कैसे डिलीवर वहाँ करूँगी। कुछ अच्छी योजनाएं स्वास्थ्य से देख लीजिए, गरीबी से देख लीजिए, और क्या था आपका वैश्वीकरण में गरीबी पे बढ़िया पकड़े थे पॉइंट, कृषि पे अच्छा था, लेकिन उसको थोड़ा फैक्चुअल देख लीजिएगा। और थोड़ा सा गरीबी की बताते हुए फिर ये बता दिया कि कुछ स्टेट्स में देखिए, कुछ राज्यों में, पश्चिम के राज्यों में वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव रहा, Yes, sir. तो वहाँ हर कुछ चीज़ क्षेत्र बढ़िया। विशेष में। हाँ, ये चीज़ लैग कर गए थे। और बिहार में क्या हुआ था कि एक तो वो नहीं हुआ, और साथ साथ कृषि भी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समाहित रूप से एक बढ़िया बनाएंगे, वो भी हो जाएगा। और राजनीतिक का अपराधीकरण, कांग्रेस ठीक था, थोड़ा फैक्चुअली बिहार में बहुत पूछता भी है। हमारे ख्याल से ये था, ओवरऑल देखा जाए तो तैयारी अच्छी, इतना भी आप डिलीवर करेंगे, यकीन मानिए 80 से 100 के बीच में रहेंगे।